नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित का निधन। एस्कॉट अस्पताल में ली आखिरी सांस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जताया शोक। कल दोपहर 2:30 बजे निगमबोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली सरकार ने की 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। जम्मू कश्मीर की समस्या का हर हाल में होगा समाधान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घाटी के 1 दिवसीय दौरे पर दिया बयान। कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कठुआ और सांबा जिले में निर्मित 2 पुल राष्ट्र को किए समर्पित। सोनभद्र हत्याकांड मामले में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। उत्तर प्रदेश सरकार का मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का पत्रकारिता के नैतिक मानकों को बनाए रखने पर जोर। हैदराबाद में वयोवृद्ध पत्रकार गोरा शास्त्री के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। कहा, आधी अधूरी खबरों और नजरिए से दर्शकों के लिए बढ़ती है चुनौती। और इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में पहुंची भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु। सेमीफाइनल में चीन की चेन वाई को सीधे गेम में 21-19, 21-10 से हराया। रविवार को जापान की अकाने यामागुची से होगी खिताबी भिड़ंत। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आज निधन हो गया। 81 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एस्कॉट्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। बीते कई दिनों से शीला दीक्षित की तबीयत खराब चल रही थी और आज दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। कल दोपहर 2:30 बजे निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने शीला दीक्षित के निधन पर 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। शीला दीक्षित के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीला दीक्षित के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वही शोक संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा कि मुख्यमंत्री के तौर पर शीला दीक्षित का कार्यकाल राजधानी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर था, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लिखा कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित एक सफल और लोकप्रिय नेता थीं, जिनके लिए सभी के लिए दिलों में उनके लिए सम्मान है। उपराष्ट्रपति ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। शीला दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि शीला दीक्षित एक मिलनसार व्यक्तित्व की नेता थीं और राजधानी दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने शीला दीक्षित के निधन पर शोक जताया और उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस में भी शीला दीक्षित के निधन को लेकर शोक की लहर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने शोक संदेश में लिखा कि शीला दीक्षित कांग्रेस की बेटी थीं, जिनके साथ उनका अच्छा तालमेल था। राहुल गांधी शीला दीक्षित के निधन पर उनके परिजनों और दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने संवेदना प्रकट की। इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शीला दीक्षित के निधन पर शोक जताते हुए लिखा कि उनका जाना दिल्ली और दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के निधन पर उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
तो शीला दीक्षित के निधन पर कई राजनेताओं ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। शीला जी मेरे से बहुत प्यार करती थी, मैं भी उनसे जब भी मिलती थी तो बहुत खुशी से प्यार से मुझे हग करती थी। और उन्होंने जो दिल्ली के लिए किया, जो देश के लिए किया, वो पूरा देश याद रखेगा। दिल्ली के विकास के लिए। बड़ी क्षति है ये जी, कितनी बड़ी क्षति है ये राजनीतिक कांग्रेस के लिए, कितनी बड़ी क्षति है ये? बहुत बड़ी। शीला जी एक बड़ी लीडर थी कांग्रेस की, और उन्होंने उनका जो योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को भी और पूरे देश की राजनीति के लिए, और खास तौर से दिल्ली के लिए, वो देश याद रखेगा। दुखी भी हूँ। शीला जी हमारे बीच में नहीं रही। शी वॉज अ फाइटर और अंतिम श्वास तक वो अपना काम करती रही। दिल्ली में जिस तरह से उनके टेन्योर के दौरान काम हुआ वो हमेशा हमेशा याद रहेगा, एक स्वर्ण युग की तरह याद रहेगा। उनके निधन से काफ़ी तकलीफ पहुंची है, न सिर्फ दिल्ली को, पूरे देश को। ये एक बहुत गहरा धक्का है मुझे व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि उनका स्नेह हमेशा मिला और मैं उनको एक बड़ी बहन के रूप में देखता था। एक बड़ी नेता थी, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे जो देश की राजधानी है उसके परिवर्तन में, जो हम हवाई अड्डे देखते हैं, एयरपोर्ट देखते हैं, फ्लाईओवर देखते हैं, तमाम प्रगति उनके समय में हुई। इतिहास उनको बड़े सम्मान से याद करेगा और भावी पीढ़ी भी। देखिए, शीला जी का पूरा के पूरा राजनीतिक सामाजिक जीवन भारत के लोगों के लिए एक उदाहरण, एक नज़ीर है। केंद्रीय मंत्री के रूप में, संसद सदस्य के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के रूप में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम करते हुए भी वो हमेशा जो है वो लोगों के सरोकार के प्रति, लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी समर्पण भाव से उन्होंने काम किया है। आज उनका निधन निश्चित तौर से जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी क्षति है, जो कि अपूर्णीय क्षति है। शीला जी का ऐसे जाना बिल्कुल अचंभित करने वाला है। मैं तो उनके अभी मिलके आया था और मुझे सब याद आ रहा है कैसे वो बच्चे की तरह मेरा स्वागत की थी। चुनाव भी लड़े हम लोग। तो मैंने उनके अंदर एक मां भी देखा। दिल्ली बहुत मिस करेगी शीला जी को, और शीला जी दिल्ली और देश की राजनीति में अच्छे तौर पे याद करी जाएंगी। दिल्ली की बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है, देश की हुई है। पर्सनल लॉस टू मी ऑल्सो। मैं अभी 5 वर्ष उनके साथ लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर दिल्ली विधानसभा में काम भी किया। बहुत ही शालीन महिला थी और बहुत मौक़ों पर जबकि बहुत उलझनें बढ़ जाती थी तो भी उनका स्वभाव अपनत्व का रहता था। 40 साल से, लगभग 30-40 साल से, जब से वो दिल्ली में आई थी, पहले तो कन्नौज में थी, फिर उनको शायद केरल का गवर्नर भी बनाया गया था, पर वह बाद में आ गई थी। तो अभी मैंने उनको 5-7 दिन पहले टेलीफोन भी किया था कि आपको ये चुनाव लड़ना इस समय, जबकि आप जानती हैं कि सारे देश में हवा है मोदी जी की, तो लड़ने की ज़रूरत क्या थी जब इतने चुनाव आपने लड़े और जीते। तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा है। तो शीला दीक्षित को आज पूरा देश याद कर रहा है और नम आंखों से लोग उन्हें लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सभी राजनीतिक दल के नेता पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने। उनका परिवार मौजूद है वहां पर, उनके सुपुत्र संदीप दीक्षित आपको दिख रहे हैं तस्वीर में, और साथ ही सभी वरिष्ठ नेता एक एक करके पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और हमारे पास जो जानकारी पहुंच रही है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे वहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, और एक एक करके सभी सीनियर नेता पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री लगातार
3 बार वो दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई और दिल्ली के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। यही बातें लगभग सभी नेता एक सुर में कह रहे हैं कि उनके योगदान को नहीं भूला जा सकता और कांग्रेस और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति उनका इस तरह से जाना। आइए एक नजर डालते हैं शीला दीक्षित के राजनीतिक सफरनामे पर। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद चेहरा, जिन्होंने लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। यही नहीं, शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहीं। शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। शीला दीक्षित पहली बार 1984 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद चुनी गईं और 1986 से 1989 तक केंद्र में मंत्री रहीं। पहले उन्हें संसदीय कार्यों की राज्य मंत्री बनाया गया और फिर वो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहीं। 1998 में कांग्रेस ने शीला दीक्षित को दिल्ली कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली और उन्होंने 15 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला। लगातार 15 सालों तक सीएम रहने वाली देश की पहली महिला नेता भी शीला दीक्षित ही बनी। साल 1998 से 2013 तक शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। इस दौरान शीला दीक्षित ने दिल्ली के विकास के लिए कई सराहनीय काम किए। मार्च 2014 में उन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, लेकिन अगस्त 2014 में ही उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित किया था। 2019 के लोकसभा चुनावों से सिर्फ 4 महीने पहले पार्टी ने उन्हें फिर से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा था। साथ ही लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वो चुनाव हार गईं। शीला दीक्षित की तबीयत पिछले कुछ समय से खराब चल रही थी। सियासी राजनीति में लंबा सफर तय करने वाली शीला दीक्षित का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। और आइए हम रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद फातेह टीपू का, जो इस खबर पे बने हुए हैं हमारे साथ। जानना चाहेंगे आपसे फातेह के क्या कुछ खबरें मिल रही हैं, आप जहां पर मौजूद हैं वहां से क्या कुछ जानकारी हमें मिल सकती है? देखिए अभिलाषा, यहाँ पे हम शीला दीक्षित का जो आवास है निज़ामुद्दीन ईस्ट में, वहाँ पे मौजूद है। बहुत गमगीन माहौल है। किसी शायर की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि मौत उसकी है, करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो आते हैं सभी दुनिया में मरने के लिए। ज़ाहिर तौर पे गम का माहौल है, शोक की लहर है। पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर के लोग यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह समेत तमाम जो दिग्गज बड़े नेता हैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके वो यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि उनको देने के लिए पहुँचे हैं। देखिए, काफ़ी लंबे समय से बीमार भी चल रही थी। 4 बार उनका करीब हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। अभी हाल में पेरिस में उन्होंने तकरीबन साल भर पहले जा करके ऑपरेशन कराया था। उसके बावजूद भी 80-81 साल की उम्र में भी पूरी तरीके से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में वो सक्रिय थी। अभी उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव भी लड़ा था। बहुत बड़ी क्षति है उनके। अगर हम मुख्यमंत्री काल को याद करते हैं, जिस तरीके से 1998 में वो दिल्ली की गद्दी पे काबिज हुई और तमाम विकास कार्यों को अंजाम दिया, चाहे वो फ्लाईओवर की बात करें, चाहे वो दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में CNG को लॉन्च करने की बात करें, तमाम योजनाओं को आम लोगों तक पहुँचाने की बात करें, तो बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। विनम्र थी, मृदभाषी थी, विरोधियों को भी संसदीय और राजनीतिक मर्यादा में रह करके वो जवाब देती थी, कभी आलोचकों का जवाब नहीं देती थी। एक बहुत बड़ी शख्सियत थी शीला दीक्षित, जो आज खैरबात कह करके इस दुनिया फ़ानी से वो जा चुकी हैं। तो देखिए, कल सवेरे 11:30 बजे उनके इसी आवास पे
अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को रखा जाएगा। उसके बाद 2:30 बजे निगम बोध घाट पर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। इसमें फिलहाल तमाम बड़े नेता, कांग्रेस यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी समेत तमाम जो दूसरे दिग्गज बड़े नेता हैं उनमें शामिल होने की उम्मीद है। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से गम का माहौल है, हर तमाम आंखें नम है, वो शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। अभिलाषा। बिल्कुल, और अब हम इस वक्त तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो सभी बड़े नेता कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के भी पहुंच रहे हैं उनके दर्शन के लिए। जानना चाहेंगे आपसे कौन कौन लोग पहुंच चुके वहां पर, उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की और श्रद्धांजलि अर्पित की। जी, अभी यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह अपने परिवार के साथ मिलने आए। उसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली के योगानंद शास्त्री, जगदीश टाइटलर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, आम जन जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, सारे लोग यहाँ पर जैसे जैसे जिनको खबर मिल रही है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पहली फुर्सत में शीला दीक्षित के जो उनके बेटे संदीप दीक्षित हैं, तस्वीर देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए और शोकाकुल परिवार से मुलाकात के लिए। हमने अभी तस्वीर दर्शकों को दिखाई कि प्रधानमंत्री पहुंचे उनके आवास पर दर्शन करने के लिए। आपको बता दें कि लगातार जितने भी सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अब हमारे बीच नहीं रही। उनके दर्शन के लिए एक एक करके सभी दिग्गज हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यस्त समय से वक्त निकालकर वो पहुंचे हैं। शोकाकुल परिवार से उन्होंने मुलाकात की। शीला दीक्षित का परिवार उनके बीच, उनके साथ इस वक्त खड़ा है और इस दुख के समय वो वक्त निकाल कर पहुँचे हैं और उनके सुपुत्र से बात कर रहे हैं। शीला दीक्षित बीमार चल रही थीं और हार्ट अटैक से आज उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री बेहद गमगीन दिखते हुए उनके परिवार से बातचीत करते हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित, उनके घर के लोग और प्रधानमंत्री न सिर्फ उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की बल्कि वक्त शोकाकुल परिवार के साथ बिताते हुए। शीला दीक्षित 3 बार लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री और ये अपने आप में भारत के राजनीतिक इतिहास में रिकॉर्ड भी है कि वो पहली महिला ऐसी नेता हैं जो लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं और उनके काम को, उनके योगदान को सदा याद रखा जाएगा। राजधानी के लिए उन्होंने कई काम किए और सबसे बड़ी बात कि अंत समय तक वो लगातार सक्रिय रहीं राजनीतिक और सामाजिक जीवन में। 2019 लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने हिस्सा लिया, हालांकि वो हार गईं, लेकिन अपनी पार्टी के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम करती रहीं। प्रधानमंत्री ने सबको प्रणाम करते हुए आज्ञा लिया और अब वो निकल चुके हैं, लेकिन उन्होंने वक्त बिताया वहां पर। फातेह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फातेह, हमने तस्वीरें दिखाई, प्रधानमंत्री ना सिर्फ अपने व्यस्त समय से उन्होंने वक्त निकालकर वो पहुंचे बल्कि वक्त भी बिताया, परिवार वालों के साथ बातें की। एक बहुत बड़ी क्षति और शायद इसे दिल्ली और देश के लिए अपूर्णीय क्षति कहना बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल अभिलाषा, बिल्कुल ठीक बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके शीला दीक्षित के आवास पे आए और काफ़ी समय दिया। उन्होंने उनके परिजनों से मिले, उनके बेटे से मिले, बातचीत की और वो बहुत गमगीन थे। पीएम जिस तरह से उन्होंने उनके हालचाल को जाना कि किस तरह से उनको प्रॉब्लम हुई, कैसे उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो बहुत अपूर्णीय क्षति है। देखिए जिस तरह से आपने बताया कि पहली ऐसी महिला है जो लगातार 15 साल तक देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता पर रहीं, मुख्यमंत्री की हैसियत से तमाम कामों को अंजाम दिया।
देखिए बहुत विनम्र व्यक्तित्व की मालकिन थी शीला दीक्षित। जिस तरह से इनका अलग तरीका था, जिस तरह से ये सियासत करती थी, राजनीति करती थी, लोगों के दिलों में जिस तरह से अपनी पैठ बनाने का हुनर जानती थी, निश्चित रूप से शायद मुश्किल से ही ऐसा व्यक्तित्व हो पाएगा अभिलाषा। और बहुत ही निहायत गमगीन माहौल यहाँ का है उनकी आवाज़ के आसपास। सारी आंखें नम हैं, तमाम जो दिग्गज बड़े नेता हैं वो अपनी अपडेट के लिए हम आपके पास लौटते रहेंगे। ये आज की सबसे अहम और दुखद खबर है, लगातार हम आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट देते रहेंगे। और अब खबरों में रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे और रक्षा मंत्री ने कारगिल क्षेत्र में आतंकवादियों और पाकिस्तान के सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय की 20वीं वर्षगांठ पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े क्षेत्रों की स्थिति की भी समीक्षा की। साथ ही राजनाथ सिंह ने नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के साथ साथ आतंकवाद निरोधक अभियानों का भी जायजा लिया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कठुआ जिले में उज्ज और सांबा जिले के बसंतर में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 2 पुल राष्ट्र को समर्पित किया। कश्मीर मसले पर कड़ा रुख अपनाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी, दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। मैं यही अपील करता रहा विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ, जो लोग कश्मीर को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और यदि वह आंदोलन के माध्यम से समस्या का समाधान चाहते हैं तो मैं तो उनसे यह अपील करना चाहता हूं कि एक बार बैठकर बात तो करें, मुद्दा क्या है, समस्या क्या है, ताकि मिल बैठकर उसे सुलझाया जा सके। और आपको आश्चर्य होगा कि जितनी बार सार्वजनिक रूप से मैंने अपील की है, शायद इतनी अपील इसके पहले किसी ने नहीं की होगी। जितनी बार मैंने कश्मीर के जो तथाकथित सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनसे मैंने की, और यहां तक कि वहां के राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भी, उस समय की मुख्यमंत्री महबूबा जी को भी मैंने कहा आप अपनी तरफ से पहल करिए। इतना ही नहीं, जब मैं ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर आया था उस समय भी मैंने कहा जो लोग जाना चाहते हो जाइए। 2-3 सीनियर लीडर, मुझे याद है शरद यादव जी और 2-3 और लोग थे, वो उनसे बात करने के लिए गए। उनसे बात करना उन्होंने उचित नहीं समझा। तो बहनों भाइयों, आज तो मैं कहना चाहता हूं कश्मीर की समस्या का समाधान होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऑपरेशन विजय 20वीं वर्षगांठ पर प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से विजय मशाल का द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक तक पहुंचना है। रक्षा मंत्री ने 14 जुलाई को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर सेना के सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज सूबेदार जीतू राय को विजय मशाल सौंपी थी। ये उत्तर भारत के 9 प्रमुख कस्बों शहरों से गुजरकर अंत में 26 जुलाई को द्रास स्थित कारगिल में शहीदों की कर्मभूमि पर पहुंचेगी, जहां इसे सेना प्रमुख ग्रहण करेंगे। सोनभद्र जिले के उब्भा गांव में 10 लोगों की मौत के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मृतकों के परिजनों से मिलने चुनार पहुंची। प्रियंका गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद कहा कि प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और पीड़ितों को जमीन का मालिकाना हक मिले। 25 लाख का अनुदान मिलना चाहिए हर परिवार को जिसमें हत्या हुई है या कोई घायल है, उसको 25 लाख का अनुदान मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो मालिकाना हक है, जो पुश्तों से अपनी ज़मीन जोत रहे हैं, उस पर मालिकाना हक इनको मिलना चाहिए। तीसरी बात ये है कि फास्ट ट्रैक पे इनका मुकदमा चलना चाहिए ताकि ये जो मामले हैं ये सुलझ जाएं। चौथी बात कि जिस तरह से इन्होंने मुकदमे जारी किए हैं निर्दोष गाँव वालों पर, जिस तरह से इनका व्यवहार रहा है उसको बदलें। ये मुकदमे, ये जो केस हैं जो लगाए गए हैं वो विड्रॉ करें।
दूसरी ओर सोनभद्र के डीएम ने कहा कि मारे गए 10 लोगों के परिवारों को 5 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई है। उनका कहना था कि भूमि विवाद को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो मामले की जांच करेगी। वहीं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मामले में कड़ी कार्रवाई करे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पत्रकारिता के गिरते मूल्य पर चिंता जताई है। हैदराबाद में प्रसिद्ध पत्रकार गोरा शास्त्री के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया को किसी से प्रभावित हुए बिना निष्पक्षता से अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे लोग सही निष्कर्ष तक पहुंच सकें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को हैदराबाद में वयोवृद्ध पत्रकार गोरा शास्त्री के शताब्दी समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को शुचिता और निष्पक्षता से कार्य करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आधी अधूरी खबरों और नजरिए से लोगों को किसी विचार या निष्कर्ष पर पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। All around us in the present scenario, we find news fused with opinion, thus making it challenging for us to glean news from views and arrive at a considered opinion or conclusion. News and views should never be mixed. News should be pure news, should reach the people. Views, you can confine it to editorial page and or write a separate article and leave the final opinion and judgment to the people, to the readers. They will give judgment. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत नैतिक और स्वतंत्र पत्रकारिता के मानकों की अनदेखी स्वीकार नहीं कर सकता है। उन्होंने मौजूदा मीडिया को गोरा शास्त्री जैसे दिग्गज पत्रकारों का अनुसरण करने की सलाह दी, जिनकी पत्रकारिता में प्रतिबद्धता, स्पष्टता, आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण रहा है। The real picture gets blurred behind a smoke screen of half-truths and obfuscation. The media today, be it electronic, print or digital, needs to look up to stalwarts like this Gora Shastri, who are a blend of commitment and forthrightness, modernity and tradition. Modernity and tradition, he combined both. As contemporaries, he and Narra Venkateswara Rao Garu exemplified the finest principles of journalism and strode the stage of Telugu newspapers like titans. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने गोरा शास्त्री की स्वतंत्रता और निर्भीक पत्रकारिता के कुछ उदाहरणों को याद किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में गोरा शास्त्री अपने करीबियों की आलोचना करने से भी नहीं चूकते थे और स्वतंत्र पत्रकारिता की जवाबदेही ही उन्हें पत्रकारिता के सामान्य दौर से अलग खड़ा करती है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। और अब खबर खेल जगत से। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु ने चीन की चेन वाई को हराया। 45 मिनट से लंबे चले मुकाबले में विश्व रैंकिंग में नंबर 5 सिंधु ने विश्व रैंकिंग में नंबर 3 चेन वाई को सीधे सेट में 21-19, 21-10 से मात दे दी। सिंधु और चेन वाई के बीच ये 8वां मुकाबला था और दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ अब तक 4-4 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला वैश्विक रैंकिंग में नंबर 4 पर जापान की अकाने यामागुची से होगा। ये मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।